नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की खबर काफ़ी अहम है। सीरिया में जो 2011-12 से संकट जारी है, अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कई मिलियन सीरियन शहरी दूसरे मुल्कों में रेफ्यूजी बनने के लिए मजबूर हुए हैं। पूरे शहर तबाह इस हद तक हो चुके हैं जिन्हें दोबारा बनाना मुश्किल है, नया शहर बसाना आसान है। उसकी असल वजह क्या थी, वो खुलकर अब बहुत बड़ी सतह पर सामने आई है। जो कुछ अब तक समझा जाता रहा है, हकीकत वो नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। हमारा मीडिया जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं, उसमें तो आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया या तो डायरेक्ट तौर पर अमेरिका और इजराइल से प्रभावित हैं या उन बड़े व्यापारियों के पैसे से चलते हैं जो उन विदेशों से बड़े कारोबार करते हैं, जो सब कुछ झूठ फैलाए रखकर देशों को गुमराह करते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। खबर यह है कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने रूस के टेलीविज़न रशिया टुडे को हाल ही में मंडे को दमिश्क में इंटरव्यू दिया है। बहुत से हमारे दर्शक बहुत आसानी से ये कहकर गुजर जाते हैं कि वो बहुत बड़ा कातिल है, लेकिन मुझ जैसे पत्रकार जो दमिश्क जा चुके हैं वो आपको बता सकते हैं कि वो मुल्क क्या है और बशार अल असद क्या हैं। हमने पिछले दिनों एपिसोड 327 में वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी के इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि बशार अल असद की क्या हकीकत है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद के रशिया टुडे को दिए गए लंबे इंटरव्यू में बहुत ही अहम बातें बताई गई हैं। ये इंटरव्यू रूस के टेलीविज़न चैनल ने मंडे को ब्रॉडकास्ट किया है। ये बेहद अहम इंटरव्यू है क्योंकि इसमें बशार अल असद ने बहुत खुलकर बात की है और बहुत सी जानकारियां ऐसी दी हैं जो हमारे ख्याल में पहली बार सामने आ रही हैं। 30 सवालों के जवाब में बशार अल असद ने वैसे तो बहुत ज़्यादा जानकारियां दी हैं, लेकिन हम इनमें से 4 के बारे में बात करेंगे जो पहली बार प्रेसिडेंट बशार अल असद की ज़बान से सुनी गई हैं, इसलिए इस पर यकीन किया जा सकता है। रशिया टुडे को दिए गए इस इंटरव्यू के दौरान सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने सीरिया क्राइसिस के शुरू में जो बात बहुत ज़्यादा चर्चा में थी उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया है कि इस क्राइसिस की वजह यह थी कि उन्होंने अपने मुल्क से कतर की गैस पाइपलाइन गुजरकर तुर्की और वहां से यूरोप जाने के प्रोजेक्ट को नामंजूर कर दिया था, क्योंकि ये पाइपलाइन यूरोप जाने वाली रूसी पाइपलाइन की प्रतिद्वंदी बन सकती थी, यानी रूस के लिए एक कंपटीटर पैदा हो जाता। बशार अल असद ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में जो बात बताई है वो बहुत ही अलग है। उन्होंने बताया है कि सीरिया क्राइसिस की एक वजह पाइपलाइन तो थी, लेकिन वो कतर की गैस पाइपलाइन नहीं, बल्कि ये पूरब से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली ईरानी तेल पाइपलाइन थी। ये ईरानी तेल पाइपलाइन इराक से गुजरकर सीरिया और फिर सीरिया से भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन समंदर तक पहुंचने वाली थी। सीरिया ने चूंकि इस पाइपलाइन को हरी झंडी दिखा दी थी, इसलिए सीरिया पर सिविल वार थोप दी गई और संकट की आग भड़का दी गई ताकि ये प्रोजेक्ट आगे ना बढ़ सके। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड के अलग अलग एपिसोड्स में आपको बता चुका हूं कि ईरान की रेवोल्यूशन के बाद 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन की सरकार की तरफ से शुरू की गई जंग, जो कि 8 साल तक जारी रही और लाखों लोग मारे गए, उस जंग में सीरिया अकेला अरब देश था जो ईरान के साथ खड़ा था। उस जमाने में बशार अल असद के पिता हाफिज अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट थे।
ईरान इजराइल के खिलाफ खड़े होने वाले हमास और हिजबुल्लाह को भी मदद करता है। अमेरिका और इजराइल और सऊदी अरब चाहते थे कि सीरिया में बशार अल असद हुकूमत गिर जाए ताकि ईरान की मदद इजराइल के खिलाफ ना पहुंच सके। अब जो बात सामने आई है उससे यह भी जाहिर होता है कि ईरान सीरिया के रास्ते मेडिटरेनियन समंदर तक अपना तेल और गैस पहुंचाना चाहता था, जहां से यूरोप का रास्ता समुद्री रास्ते से बहुत छोटा रह जाता। उस पाइपलाइन से न सिर्फ ईरान को फायदा होता बल्कि यूरोपीय देशों को भी फायदा होता। बशार अल असद की बात से यह जाहिर होता है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब इस जंग को शुरू कराकर और बशार अल असद की सरकार का तख्ता पलट करके न सिर्फ ईरान का तेल यूरोप तक सस्ते दाम तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे बल्कि इजराइल की सुरक्षा भी करना चाहते थे। हमारा समझना है कि बशार अल असद के जरिए इतनी अहम जानकारी इस बात को भी कंफर्म करती है कि खाड़ी के कुछ अरब मुल्कों ने, जिनमें कतर और सऊदी अरब भी शामिल थे, उस वक्त सीरिया के सामने दसियों अरब डॉलर की पेशकश की थी ताकि वो खुद को ईरान से दूर कर ले और इस पाइपलाइन को अपनी सीमा से नहीं गुजरने दे। कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हमाद बिन जासिम ने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में सरकार से हटने के बाद ये बात कबूली थी कि सीरिया को ईरान से दूर करने के लिए उन्होंने पहली किस्त के रिश्वत के तौर पर 15 अरब डॉलर की पेशकश सीरिया सरकार के सामने की थी। ये भी समझा जाता है कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे अमेरिका एक्टिव था। बशार अल असद ने इस इंटरव्यू के दौरान पूरे यकीन के साथ और जोर देते हुए ये भी कहा कि अमेरिका ने ही दाइश का सपोर्ट किया और सीरिया से चोरी किया हुआ तेल तुर्की और इराकी कुर्दिस्तान के रास्ते बाहर स्मगल करने में उसने दाइश की मदद की। बशार अल असद ने यह भी कहा कि अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया के तेल और गैस के मालामाल इलाके पर कब्जा इसलिए नहीं किया है कि उसे वहां मौजूद तेल और गैस का लालच या ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका तो खुद रोज़ाना 12 मिलियन बैरल तेल पैदा कर रहा है, बल्कि उसने इस इलाके पर इसलिए कब्जा कर रखा है कि आने वाले वक्त में सीरिया सरकार से किसी भी बातचीत में इस मामले को तुरप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अभी हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो मैंने आपको अब से पहले एपिसोड्स में बताए हैं कि अमेरिका ने पहले तो ये ऐलान किया कि वो अपनी फ़ौजें नॉर्थ सीरिया से हटा रहा है और उसके 2 दिन बाद ही फिर ये एक फ़ैसला लिया गया कि नहीं, हमारी फ़ौजें वहाँ रहेंगी और तेल के इलाकों में ख़ास तौर पर जो नॉर्थ सीरिया में हैं। और फिर बाद में रूस ने ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी जारी की कि वहाँ से अमेरिका तेल चोरी करता हुआ पकड़ा गया। तेल की चोरी हो रही थी जिसकी तस्वीरें बाकायदा सामने आई हैं और वो किसी हद तक अमेरिका ने भी कंफर्म किया है। ये उसको दूसरे तरीके से बताया गया है, लेकिन ऐसे सबूत मौजूद हैं मीडिया में कि वहाँ से तेल की चोरी अमेरिका कर रहा है। इससे पहले तेल की चोरी की खबरें दाइश के ज़रिए आती थीं और अब अमेरिका जो अपनी फ़ौज वहाँ रखे है वो ये कहते हुए उसने फ़ौज रखी है कि ये तेल दाइश के हाथों ना लग जाए। ये इतना दोगला चेहरा, ये बहुत ही दिलचस्प है समझने के लिए कि आखिर ये दुनिया में अमेरिका चाहता क्या है। रशिया टुडे के साथ इंटरव्यू के दौरान बशार अल असद ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीरिया के इदलिब शहर को टेररिस्ट के कब्जे से आज़ाद कराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसमें देर इसलिए हो रही है कि आम शहरियों को ये मौका मिल जाए कि वो उन इलाकों में आ जाएं जहां सीरियाई सरकार का कंट्रोल है। ये देखा जा रहा है कि अन-नुसरा जैसे संगठन आम शहरियों को इदलिब से बाहर निकलने से रोक रहे हैं क्योंकि उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इदलिब नॉर्थ वेस्ट सीरिया का तुर्की के बॉर्डर के नज़दीक शहर है जहां दाइश के आतंकवादियों को दूसरे शहरों से लाकर इकट्ठा किया हुआ है। और अब रास्ता यह है कि या तो वो सीरिया सरकार इन सभी आतंकियों को मार डाले जिस पर मानवाधिकार वाले शोर मचाएं, या फिर उन्हें जेल में रखे या उन मुल्कों को वापस भेज दे जहां के वो नागरिक हैं। इन सैकड़ों टेररिस्ट का ताल्लुक अक्सर यूरोपीय देशों और अमेरिका से है। खबर के आखिरी हिस्से में आपको इनके बारे में भी
कुछ खास इंफॉर्मेशन बताऊंगा। बशार अल असद के इस इंटरव्यू से जो बात सामने आई है वो ये कि सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद को अपने देश के पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार सीरिया की कंपनियों के साथ ही यूरोपीय कंपनियों को भी सीरिया में इन्वेस्ट करने से रोक रही है और उन्हें भी पाबंदियां लगा देने की धमकियां दे रही है। इसलिए पुनर्निर्माण का काम यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और ये काम सीरियाई वर्कफोर्स के सहारे ही अंजाम दिया जाएगा। बशार अल असद ने यह बात दो टूक तरीके से कही है कि जो भी सरकार सीरिया की जनता के खिलाफ एक्टिव रही है उसे सीरिया के दोबारा कंस्ट्रक्शन में हिस्सेदार बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबसे ज़्यादा मौका चीन, रूस और ईरान जैसे दोस्त मुल्कों को दिया जाएगा। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ईरानी तेल और गैस पाइपलाइन का मसला सीरिया क्राइसिस पर नज़र रखने वाले सभी एक्सपर्ट्स और पत्रकारों के ध्यान का मरकज़ बनेगा। इस बात के सामने आने से इलाके में सारे हालात ही बदल जाएंगे और नए सिरे से समीकरण कायम किए जाएंगे। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि सीरिया उस खतरनाक साजिश का निशाना बना है जो अमेरिका ने तैयार की थी और इस साजिश के अलग अलग हिस्से अलग अलग मुल्कों और संगठनों को सौंप दिए गए थे। इनमें अरब देश और यूरोपीय देश भी शामिल थे। इस वक्त ईरान पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं और उसके खिलाफ लामबंदी की कोशिशें की जा रही हैं वो सब प्रेसिडेंट बशार अल असद की बातों को कंफर्म करने वाली हैं, क्योंकि जिस दिन ईरान की गैस और तेल पाइपलाइन मेडिटरेनियन समंदर के किनारे तक पहुंचेगी उस दिन ताकत और दौलत दोनों सतहों पर फिर से नया पावर बैलेंस तैयार होगा। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्की ने मंडे यानी 11 नवंबर को कहा है कि उसने दाइश के एक जर्मन और एक अमरीकी 2 आतंकवादियों को डिपोर्ट कर दिया है, यानी उनके मुल्कों को वापस भेज दिया है। तुर्की अब से पहले कह चुका है कि वो इन आतंकवादियों को उनके मुल्कों को वापस भेजेगा। खबरें ये हैं कि तुर्की ने सीरिया पर किए गए हमलों के दौरान भी बहुत से टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा दाइश के सरगना अबू बकर बगदादी के मारे जाने के अमरीकी दावे के बाद तुर्की की सरकार ने भी दावा किया था कि उसने बगदादी की बीवी और बेटी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी दाइश के लोगों की तुर्की में धरपकड़ तेजी से जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की का कहना है कि उसने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में 287 टेररिस्ट को पकड़ लिया है और पहले से ही सैकड़ों और दाइश के संदिग्ध मेंबर वहां मौजूद हैं। तुर्की यूरोपीय देशों पर मिडिल ईस्ट में लड़ने के लिए यात्रा करने वाले अपने शहरियों को वापस लेने के लिए बहुत धीमा होने का इल्ज़ाम लगा चुका है। तुर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने कहा है कि पिछले हफ्ते तुर्की ने सोमवार को विदेशी आतंकवादियों को उनके घर वापस भेजना शुरू कर दिया है, चाहे उन मुल्कों ने इन आतंकवादियों की नागरिकता यानी सिटीजनशिप रद्द कर दी हो। तुर्की की होम मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल कैंटकली ने कहा है कि एक अमरीकी और एक जर्मन नागरिक को सोमवार को डिपोर्ट किया गया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें किस देश में भेजा गया है। तुर्की ने बार बार कहा है कि कैदियों को उनके असल देशों को भेजा जाएगा। देखा आपने खुद को सुपर पावर होने का दावा करने वाले देश की आस्तीन पर कितने लाखों लोगों का खून लगा है। अगर ईरान का तेल यूरोपीय देशों को आसानी से और सस्ते खर्च पर पहुंचता तो उसका फ़ायदा न सिर्फ ईरान को होता बल्कि यूरोपीय देशों को भी होता, यानी किसी न किसी तरह से दुनिया भर को इसका फ़ायदा पहुंचता। यानी इन ताकतों की कोशिश होती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा सभी को बराबर ना मिले बल्कि सब कुछ उन्हीं ताकतों की तिजोरियों में भरता रहे। अगर यूनाइटेड नेशंस आज़ादी से सभी के लिए बराबरी की बुनियाद पर काम करता तो क्या ऐसा हो सकता था? अगर नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा इंसानियत को होता तो क्या हथियारों में जाने वाला पैसा हथियारों के सौदागरों तक पहुंचता?
क्या दुनिया के आम लोगों को अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने का हक नहीं है? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब सभी समझदार लोगों को तलाश करना चाहिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।